गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस पार्क के विकास के लिए भारतमाला परियोजना के तहत त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री BK सिंह की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के तेजी से विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह है कि माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% करना है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन लिमिटेड, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और रेल विकास निगम लिमिटेड ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक माल परिवहन सुविधा होगी जिसमें रेल और सड़क मार्ग से पहुंच होगी, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल यानी कि थोक ब्रेक बल्क, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम क्लियरेंस, क्वारंटाइन जोन, परीक्षण सुविधाएं और वेयर हाउसिंग प्रबंधन सेवाएं आदि जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित MMLP राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के कई मोड को एकीकृत करेगा। RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी राज्य सरकार ने पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर है यूपी सरकार। जो हमारी यूपी सरकार है ना दोस्तों, वो शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को 5 शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। शिक्षा टाउनशिप को सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने और उसे पेशेवर कौशल सिखाने में मदद करेगा। यह छात्रों और शिक्षकों को आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा। शिक्षा टाउनशिप न केवल भारत के छात्रों के लिए बल्कि अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और मध्य एशियाई देशों के छात्रों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। कौशल विकास विश्वविद्यालय शिक्षा टाउनशिप की अनूठी विशेषता होगी। यह युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। टाउनशिप में प्रतिष्ठित सरकारी व निजी विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस खोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने BPCL के साथ किस गैस के एकीकरण को मंजूरी दी? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत गैस। भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड को उसकी मूल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने
इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। यह एकीकरण 16 अगस्त को प्रभावी हुआ। बीजीआरएल को जून 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य व्यवसाय गैस सोर्सिंग और खुदरा बिक्री है। इसकी स्थापना विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क को लागू करने के लिए की गई थी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न तेल शोधन और विपणन कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, एमएसपी पर सरकार की समिति ने अपनी पहली बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा की? आंसर है प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर। सरकार की एमएसपी समिति की अध्यक्षता पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल कर रहे हैं। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों सहित 26 सदस्य हैं। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने 3 एजेंडा पर आंतरिक अनौपचारिक समूह बनाने का निर्णय लिया। समिति के सदस्यों ने भविष्य की जरूरतों के लिए मूल्य श्रृंखला विकास और अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली के विस्तार के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान अनुकूल वैकल्पिक प्रमाणन और विपणन प्रणालियों के व्यवस्थित कार्यान्वयन की भी सिफारिश की। समिति ने प्राकृतिक खेती के विकास के लिए विधियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं के विकास का भी सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन के साथ मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। समझौते पर सीडीआरआई के महानिदेशक अमित प्रोथी और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नूर रहमान शेख ने हस्ताक्षर किए। यह सीडीआरआई को संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 के अनुसार सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की अनुमति देगा। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 2 वर्षों में सीडीआरआई ने 31 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। यह सीडीआरआई को बुनियादी ढांचे के लचीलेपन पर अपनी प्रतिबद्धताओं और सहभागिता को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। यह सीडीआरआई को सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने में मदद करेगा ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके और दुनिया भर में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा सके। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई का यही अर्थ होता है। इसे 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्त पोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक साझेदारी है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम और जलवायु प्रतिरोधी नए और मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है।
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है ईरान। केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और ईरान के शहरी विकास मंत्री रोस्तम घासेमी ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यह समझौता ज्ञापन नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1978 के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के नाविकों की आवाजाही में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पर बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित करने वाला पहला कन्वेंशन था। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार और वाणिज्य के लिए चाबहार बंदरगाह की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार मुक्त व्यापार क्षेत्र में 6 मोबाइल हार्बर क्रेन को भी कमीशन किया। ईरान यह पश्चिम एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तेहरान है। यह अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के साथ भूमि सीमा साझा करता है। सैयद अली होसैनी खामेनेई ईरान के वर्तमान सर्वोच्च नेता हैं। इब्राहिम राइसी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, किसने मैक्सिको यात्रा के दौरान पांडुरंग खान खोजो और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किया? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया। वह महाराष्ट्र में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे। वह गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका मैक्सिको के साथ घनिष्ठ संबंध था, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता गदर पार्टी से जुड़े होने के कारण शरण मांगी थी। वह फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्हें मैक्सिको के चैम्पिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने फसलों की ठंड और सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है पराग्वे। उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से 2 शताब्दी पहले दक्षिण अमेरिकी देश का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि वाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले किससे उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है आर्थिक खुफिया ब्यूरो। बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों ने बड़ी राशि वाले ऋणों को मंजूरी देने से पहले केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो CEIB
से उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी लेने के लिए 20 सूत्रीय मानक प्रारूप तैयार किया है। एक समान प्रारूप बनाने का उद्देश्य आर्थिक अपराधों पर इस तरह की जानकारी प्राप्त करने में देरी को कम करना है। इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और बड़ी राशि को उधार देने में तेजी आएगी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप दिगंतरा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला की स्थापना करेगा। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करेगा और अंतरिक्ष स्थित जन जागरूकता वेधशाला भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी जिससे अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले सैन्य उपग्रह शामिल हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृषि। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो इसका सही आंसर है उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। तीसरा प्रश्न है, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तृतीय क्षेत्र में। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। दोस्तों अब हमारा 5 क्वेश्चन साइंस का है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? तो सही आंसर है बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इनका तीसरा नियम है। तीसरा प्रश्न है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तो इसका सही आंसर है गंधक। चौथा प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। पांचवा प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बेकरल ने। अगला 5 प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से है। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट है। तो इसके निकट है इंदिरा पॉइंट। और हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है किसे? इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत की देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। और अगला हमारा 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से देख लेते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। दूसरा प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था।
तो दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था वह किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। चौथा प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खां जी ने। और पांचवा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों यह बना था 1856 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।